गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविकांत यादव आप लोगों को कैरियर लाइव में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को सीटेट की महा मैराथन क्लास चलाऊंगा और टॉपिक वाइज चलाऊंगा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो सारे थीसिस जो साइकोलॉजी का आपका 15 नंबर में आते हैं। तो इसके आधार पे जो आप पेडागोजी के आधार पे जो कल सीखा गया था कि कैसे टैग वर्ड के आधार पे पेडागोजी के हर क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम उसी तरह आज सारे क्वेश्चन वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उन आधारों पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट महामैराथन में। आज उसका सारा टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। वो कौन से 15 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप सीटेट को क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट है वो है संवेगात्मक विकास। क्या है बेटा? संवेगात्मक विकास। और आपको मैंने बताया था कि जो संवेग है, जो संवेग शब्द है, वो अंग्रेजी भाषा किससे लिया गया है? इमोशन से। किससे लिया गया है बेटा? इमोशन से। जो लैटिन भाषा के, किससे बेटा? लैटिन भाषा किससे लिया गया है? इमोवेयर। किससे लिया गया बेटा? इमोवेयर। इमोवेयर शब्द जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। ठीक है बेटा, तो संवेग की ये चीजें आपका एग्जाम में आती है कि ये किससे लिया गया है बेटा? तो इमोशन। किस शब्द से? अंग्रेजी शब्द के इमोशन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ हलचल या उथल पुथल होता है बेटा। ठीक है, तो ये है पॉइंट जिसके आधार पे आप संवेग को चलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, संवेग की प्रमुख परिभाषा। कौन कौन से परिभाषा है जो संवेग का आपका सेट में पूछा जाता है? पहला आपका है रास महोदय के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? रास महोदय के अनुसार। रास क्या कहते हैं? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। रागात्मक तत्व। और आप लोग सुने होंगे कि बच्चों में क्या होता है? राग होता है। उसी के आधार पे चाहे भारतीय बच्चा हो, चाहे अंग्रेजों या किसी देश का, जब उनको कोई चीज चाहिए तो संवेग के आधार पे क्या करते हैं? जमीन पे लेट जाते हैं ताकि उनकी मांग पूरी हो। इसीलिए रास ने क्या कहा है? संवेग क्या है? एक रागात्मक तत्व का प्रधान होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वुडवर्थ क्या बोले हैं? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्या है बेटा? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और मैंने कहा था कि पूरा आपको डिफिनीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे से अलग करते हैं। जैसे उत्तेजित दशा की बात आ जाए तो किसका समझेंगे बेटा? वुडवर्थ का। किसका समझेंगे बेटा? वुडवर्थ का। रागात्मक व्यवहार की बात आ जाए, रागात्मक तत्व की बात आ जाए तो किसका हो जाएगा? रास महोदय के अनुसार। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है वेलेंटाइन के अनुसार। इसमें क्या है? इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया था, रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं। इसके साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया था? बढ़ जाते हैं। जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेते हैं। और सही है, जब रागात्मक तत्व आपका बढ़ जाता है, मूल प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो किसका जन्म हो जाता है बेटा? संवेगों का। ठीक है, तो मैकडूगल ने इसीलिए संवेग कितने धारा बांटा था? 14 भागों में बांटा है। जर्सिल्ड ने क्या कहा था? किसी प्रकार से आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आप जब गुस्सा होते हो, बच्चे किसी पे जिद करते हैं, ठीक है, किसी के लिए मांग करते हैं, वो किसका रूप ले लेता है बेटा? संवेग का रूप लेता है। किसका ले लेता है? संवेग का। चाहे वो आवेश में आ जाए, उत्तेजित में हो जाए या भड़क जाए तो वो क्या होता है? संवेग होता है। किसने कहा है? जर्सिल्ड ने कहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पीपीटी यंग ने क्या कहा था कि संवेग जो है मनोसामाजिक कारणों से क्या होती है? पैदा हुआ एक क्या है? उपद्रव है। और सही है, संवेग हो
चाहे आपका नैतिक हो, वो सब किसके किसके आधार पर पैदा होते हैं बेटा? तो आपका समाज के आधार पे। ठीक है, तो ये मनोशारीरिक के आधार पे क्या क्या करता है? एक उपद्रव है। ठीक है, किसने कहा है? पीटी यंग ने कहा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे डिफिनीशन थे जो हर किसी के आधार पे बताए गए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट। वाटसन के आधार पे विभाजन। अब है संवेग का विभाजन कैसे कैसे किया गया था, किसने कितना दिया था? तो पहला क्या दिया गया है? वाटसन के आधार पे विभाजन। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पे इन्होंने क्या किया था बेटा? अध्ययन किया था। किस पे किया था? अल्बर्ट नामक एक छोटा बच्चा था जिस पे इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। कौन? वाटसन। ये व्यवहारवादी थे और इन्होंने क्या बताया कि शिशु में भय, क्रोध, स्नेह, तीन तरह के क्या होते हैं? संवेग होते हैं। कौन कौन से बेटा? भय, क्रोध और स्नेह। और पूछा जाता है सीटेट में किस पे अध्ययन किए थे? तो अल्बर्ट नाम का एक छोटा सा बच्चा था जिस पे उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। किसने किया था? वाटसन ने किया था। नेक्स्ट, ब्रिजेस के आधार पे क्या विभाजन है? जैसे उन्होंने दिया था 6 आधार कि जन्म के समय क्या होता है? उत्तेजना होता है। जन्म के समय बालकों में क्या होता है बेटा? उत्तेजना। और जब 3 महीने का हो जाता है तो उसमें आनंद और कष्ट दोनों की भावना होती है। जब वो चीजें पाते हैं अपने आधार पे तो उसमें क्या हो जाता है? आनंद उनको आता है। लेकिन जब चीज वो पाते नहीं है तो उनको क्या होता है? कष्ट होता है। वो कब होता है? 3 महीने होने पे। ठीक है, जन्म लेने के बाद। नेक्स्ट है, जब 6 महीने पे हो जाते हैं तो उनके अंदर क्रोध, संवेग, घृणा और भय तीनों क्या हो जाता है बेटा? समावेश हो जाता है। ठीक है, और जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो उसमें स्नेह और उल्लास का संवेग उत्पन्न हो जाता है। किसका? स्नेह और उल्लास का। और वही बच्चा जब 18 महीने पर होता है तो उसके अंदर, चूंकि 18 महीने का बच्चा पूर्ण रूप से समाज जुड़ने लगता है तो वो समाज से क्या सीखने लगता है? ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से जलने की भावना। वो क्या है? ईर्ष्या संवेग। ठीक है, वही बच्चा जब 24 महीने का हो जाता है यानी 2 साल का हो जाता है तो उसमें किसका विकास हो जाता है बेटा? हर्ष का। किसका विकास हो जाता है? हर्ष का। तो ये था आपका सबके आधार पे कैसे कैसे विभाजन किया जाता है और ब्रिजेस के आधार पे किस महीने या किस समय बच्चे का कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। संवेग के कौन कौन से सिद्धांत जो आपके सीटेट यूपीटेट ने पूछता है उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से संवेग के प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, तो संवेग के प्रमुख सिद्धांत में पहला है जेम्स लैंग सिद्धांत। किसका बेटा? जेम्स लैंग सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था कि संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से क्या होता है? पहले होता है। ठीक है, संवेगात्मक व्यवहार अनुभव से क्या होता है? पहले होता है। सच भी है, व्यवहार जब आता है उसको हम सीखते हैं, उस आधार पर प्रयोग करते हैं, तब हमको क्या होता है? अनुभव होता है। तब क्या होता है बेटा? अनुभव होता है। ठीक है, ये किसने दिया है? जेम्स लैंग ने। दूसरा क्या है? कैनन वार्ड सिद्धांत। किसका? कैनन वार्ड सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? इसे संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ क्या होते हैं? घटित होते हैं। इन्होंने क्या बताया था
कि जो आपके अंदर व्यवहार वो संवेग क्या होता है, एक साथ घटित होता है। हम जैसे समाज को देखते हैं उसी के आधार पे समाज भी हमको मानता है, और उसी आधार पर जैसा हम व्यवहार उत्पन्न करते हैं वैसे हमारे संवेग उत्पन्न होता है। दोनों क्या होता है बेटा, साथ साथ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेक्टर सेंगर सिद्धांत। क्या है बेटा, सेक्टर सेंगर सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया है, इसे संवेग का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। बेटा ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि द्विकारक सिद्धांत संवेग का किसको कहते हैं, तो वो सेक्टर सेंगर सिद्धांत को ही क्या कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक समझ इन दोनों तत्वों पे क्या करता है, निर्भर करता है। किस पे करता है, शारीरिक आयाम और संज्ञानात्मक, जिसको आप ज्ञानात्मक बोलते हो। ये दोनों के आधार पे सेक्टर सेंगर ने बताया कि वो क्या होता है, संवेग उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन कौन जुड़ा होता है, शारीरिक जुड़ा होता है और संज्ञानात्मक उत्तेजना जुड़ी होती है। ठीक है, यानी ज्ञान के आधार पे और शारीरिक हाव भाव के आधार पे। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक था कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो यूपी टेट में और सी टेट में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका स्नैपशॉट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे कि संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां। ये आपका हमेशा पूछा है कि संवेग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, संवेग पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके आधार पे हम संवेग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो पहला विरेचन विधि। पहली विधि कौन सी है बेटा, विरेचन विधि, और ये किसने दिया है, अरस्तु ने दिया है। किसने दिया है बेटा, अरस्तु ने दिया है। और दूसरा है मार्गांतरीकरण विधि, जिसको किसने दिया है, फ्रायड ने। किसने दिया है, फ्रायड ने। तीसरी विधि है शोधन विधि, इसको भी किसने दिया है, फ्रायड ने। ठीक है, और चौथा जो दमन किया जाता है संवेग का, वो भी किसने दिया है, फ्रायड ने। आपके एग्जाम में ये तीनों पूछा जा चुका है कि कौन कौन सा कंट्रोलिंग या नियंत्रण करने का विधि है जो संयोग किया जाता है फ्रायड के अनुसार, तो है मार्गांतरण विधि, शोधन विधि और दमन विधि। कुछ संवेगों का हम क्या करते हैं, दमन कर देते हैं, वो किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे जो आमतौर पर यूज की जाती है वो है अध्यवसाय विधि। जैसे हम लर्निंग करते हैं, उसका हम देखते हैं हाव भाव, उसी के आधार पे हम संवेग को क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के अंदर आदत आ गई, कोई संवेग उत्पन्न है, बार बार वो चीज कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, आदत में। और आदत माना जाता है कभी भी बदल नहीं सकता है, सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूपांतरण में। आपके एग्जाम में पूछा था अगर किसी बच्चे के अंदर बुरी आदत आ गई हो, क्या आ गया बेटा, बुरी आदत, तो कौन से अधिगम का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे जिसके आधार पे आपके बुरी आदत सही आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, और शिक्षक का यही होता है उसको सही आदत में कन्वर्ट करना, चाहे वो बुरी आदत हो, उसकी सारी बातों को सुनना, यही आपको कल बताया गया था। ठीक है, तो आपको मैंने कल बताया था कि क्लासिकल कंडीशन थियरी, क्या बताया था बेटा, क्लासिकल कंडीशन थियरी कब हुआ था, 1904 में। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शास्त्रीय अनुबंधन। क्या कहते हैं बेटा, शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किसने दिया था बेटा, पावलोव ने दिया। ठीक है, किस पे किए थे, तो आप लोगों को बार बार बोलते हैं पावलोव क्या किए थे, किस पे दिए थे, कुत्ते पे। किस पे दिए थे, कुत्ते पे। ठीक है, इन्होंने पुराने व्यवहार को नए व्यवहार के साथ अनुबंध करना सिखाया था। तो इसमें देखिए पुरानी आदत किसकी, क्या बच्चे की थी, बुरी आदत, बुरी संगत की वजह से बुरी आदत सीख लिया है, उसी आधार पे पुराने व्यवहार को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सही आदत में।
वही मेथड यूज करेंगे जैसे वो बुरी आदत पकड़ा है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि आजकल मीडिया बहुत आगे हो चुकी है और चीजें हम कुछ और सर्च करते हैं और बहुत सी साइटें ऑटोमेटिक खुल जाती हैं और बच्चे बार बार प्रयोग करते हैं तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, बुरी आदत में। तो उसी तरीके पे उस चीज को ब्लॉक करेंगे और ऐसे चीजों को उनका आधार पर जोड़ेंगे जो सही हो, तो ऑटोमेटिक पावलो के अनुसार अनुबंध हो जाएगा, बुरी आदत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही आदत में। ठीक है बेटा, यही पूछा होता है कभी कभी आपके यूपी टेट में, कौन सा सिद्धांत है जो बुरी आदत को सही आदत में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो बेटा पावलो का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सारी नियंत्रण करने की विधियां थी संवेग का, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। संवेग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो संवेग में 8 तरह की चीजें देखिए। व्यापकता, संवेग व्यापक होता है, रूपांतरण किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे। और मैंने कहा था कि शिक्षक जब भी प्रयोग करेगा शिक्षण का, तो व्यक्तित्व सबसे पहला चीज ध्यान क्या देगा बेटा, व्यक्तित्व विभिन्नता। क्योंकि क्लास में या वो शिक्षण कक्षा में अलग अलग जगह के अलग अलग प्रांत के बच्चे आएंगे और उनकी पर्सनालिटी अलग अलग दिखेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो वाइगोस्की ने ही बताया था किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 आधार पे होता है। एक क्या होता है बेटा, अंतः व्यक्तित्व, और दूसरा अंतरा व्यक्तित्व। अंतः किसके आधार पे, स्वयं के आधार पे हम जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। अंतरा आधार पे वो कौन बताता है बेटा, समाज बताता है। कौन बताता है, समाज बताता है। और दोनों पर्सनालिटी किसने बताया था, वाइगोस्की ने। किसने बताया था, वाइगोस्की ने। इसीलिए आपको बोलते हैं बेटा कि अल्बर्ट बंडूरा, वाइगोस्की और जीन पियाजे से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं। फोर्थ क्या है, संवेग परिवर्तनशील होता है, चेंज हो सकता है। मैंने क्या कहा था, रूपांतर किया जा सकता है एक से दूसरे तरह से। ये अनिश्चितता भी हो सकती है, मति भ्रष्ट भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को बार बार चीजें उपयोग में से दिखाई जाती हैं तो मुझे लगता है कि यही चीज सही है और उसमें क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो क्या होता है, मति भ्रष्ट होता है। मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेता है। मैंने कहा था ना 4 तरह के मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो जन्म से ही होता है। जैसे आपको भूख लगने पे बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, सुखद व दुखद का अनुभव, ये भी क्या है, संवेग की विशेषता है। जो आप आत्मसिद्धि या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, अगर पा गए तो वो सुखद की भावना दिखाएगी, अगर वो चीज नहीं मिलता है तो दुखद की भावना दिखाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपके संवेग की विशेषताएं हैं। ठीक है, जिस आधार पे आप एग्जाम में जो पूछा होता है ऑप्शन में उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब उसमें हुआ आपका खत्म हो गया क्या, संवेगात्मक विकास, यानी विकास की संवेगात्मक पहलू खत्म हो चुकी। अब पढ़ाएंगे सामाजिक विकास। क्या बेटा, सामाजिक विकास। बाल विकास की ये दूसरी पहलू हम पढ़ाएंगे, वो क्या है, सामाजिक विकास। अब देखते हैं परिभाषा। सोरेनसन ने क्या कहा था कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य यह है कि यह अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि होती है। ठीक है बेटा, जो संवेग होता है वो भी इसी धारा पर चला था। तो समाज का क्या होता है, समाज से अभिवृद्धि। ठीक है, और दूसरों की उन्नति के लिए क्या होता है, योग्यता। हम जब समाज से जुड़ते हैं, वाइगोस्की ने यही कहा था ना, जब हम समाज से अंतः क्रिया करते हैं, क्या करते हैं बेटा, समाज से पूर्ण अंतः क्रिया करते हैं, तभी पूर्ण से संज्ञान प्राप्त करती है। उन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है बेटा, अब देखिए रास महोदय के अनुसार क्या दिए हैं कि सहयोग करने वाले लोगों में हम की भावना, किसकी भावना बेटा, हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा
संकल्प समाजीकरण ही कहलाता है। और ये सही है, जब भी आप समाज से जुड़ते हैं तो आप अपना भी क्या एक जगह खोजते हैं, और हमेशा हम की भावना ही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, इसीलिए किसकी भावना उत्पन्न होती है, हम की भावना। ठीक है, और सामाजिकता तो यही है, कई लोग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, हरलाख महोदय जिन्होंने बाल विकास को कितने भागों में बांटा था बेटा, कितने भागों में, बाल विकास के अवस्थाओं को 11 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है बेटा, उन्होंने बताया कि सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना, सामाजिक संबंध यानी दूसरे से जुड़ने में परिपक्वता प्राप्त करना। और यही कहा गया है कि समाज का पूर्ण रूप से जुड़ते हैं कब, जब आप किसमें चले जाते हैं, किशोरावस्था। ठीक है बेटा, किशोरावस्था में पूर्ण रूप से सामाजिक संबंध में क्या होता है, जुड़ने लगते हैं। तो ये थे आपके सामाजिक विकास का सिद्धांत के आधार पे, और सामाजिक का ये परिभाषा आपको बताया गया अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कौन कौन से किस किस अवस्था में इन पहलुओं का विकास होता है, जैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, और मैंने कहा था जो बाल विकास की बात आती है तो सबसे पहले हरलाख का नाम चलता है, क्योंकि हरलाख ने 11 अवस्थाओं में बांटा था और आधुनिकता का यही आधार दिया जाता है। तो हरलाख ने शिशु के शैशवावस्था विकास का निम्नलिखित वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन किया है बेटा, पहला, प्रथम माह में जो बालक होता है वो किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, केवल रुदन, नेत्रों में गति दिखाई देती है। और सही है, आप लोग देखते हो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं या किसी अनजान इंसान को पाते हैं तो क्या करते हैं, उनसे डरते हैं तो केवल क्या करते हैं, रुदन की भावना और नेत्रों में गति की भावना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है बेटा, गति की भावना दिखाई देती है। ठीक है, और यह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। कभी देखें ना, बच्चे जब इस अवस्था में होते हैं तो लाइट जलती है तो देख के बहुत खुश होते हैं, अचानक लाइट बंद हो जाए तो क्या करने लगते हैं बेटा, रुदन करने लगते हैं। समझ आया बेटा। अब उन्होंने बोला था दूसरे माह में वह किसी की आवाज सुनकर सिर घुमाने लगता है। आप लोग देखे होंगे शैशवावस्था में जब छोटे बच्चे होते हैं, कोई बुलाता है, बाबू, छोटा, छोटू, कुछ भी बुलाता है, तुरंत गर्दन घुमा लेते हैं। ठीक है, उन्होंने यही बताया था, वो गर्दन घुमा लेता है और उनको देखकर क्या करने लगता है, मुस्कुराने लगता है। ठीक है बेटा। और तीसरे माह में क्या उन्होंने बताया कि जब उससे कोई बात नहीं करता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते क्या हो जाता है, चुप हो जाता है और अपनी माँ को पहचानने लगता है। आप देखे होंगे कि बचपन में बच्चे को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं, ठीक है, और उन्हीं के आधार पे उनसे क्या करते हैं, बात करते रहते हैं, वो सुनते हैं और उस आधार पे अगर बच्चा रोता है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये था आपका, जिसके आधार पे आप चीजें देख रहे हैं कि कैसे कैसे शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है, किसके आधार पे, तो वो है हरलाख के आधार पे। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। चौथे माह में वो क्या करते हैं, चौथे माह में वह पास आने वाले और उससे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की ओर देखता रहता है। ठीक है, जब आप ताली बजाते हैं और जाते रह जाते हैं तो क्या करता है, आपकी तरफ देखता है, और जब आप बोलते हैं तो क्या करता है, मुस्कुराता है, और जब उसके साथ खेलते हैं तब वो क्या करता है, हंसता है। ठीक है, पांचवें माह में देखिए, पांचवें माह का जब बच्चा होता है तो वो हंसने और डांटने पर अर्थात प्रेम और क्रोध व्यवहार में अंतर समझने लगता है। ठीक है, कि कब कैसी भावना है कि आप हम पे गुस्सा दिखा रहे हो और कौन सी भावना है जिसके आधार पे हमसे क्या करते हो,
प्रेम की भावना। तो जब प्रेम की भावना पाता है तो हंसने लगता है, जब डांटते हो तो वो क्या करने लगता है, क्रोध करने लगता है। और ये एक्सप्रेशन उसकी आंखों से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, छठे माह में जब होते हैं बच्चे तो क्या होते हैं, शिशु जो होते हैं परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। जिनको जानता है उसकी गोदी में हो या उसके पास हो तो बच्चा खुश रहता है, जब अपरिचितों के पास जाता है, ठीक है, जब अपरिचितों के पास जाता है तो क्या करने लगता है, डरने लगता है। ठीक है, शिशु बड़े के प्रति प्राय कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे छोटे बच्चे जब आप बाल खींचने लगते हैं, नोचने लगते हैं, काटने लगते हैं, वो क्या होता है किस माह में, जब बच्चा क्या होता है, छठे माह। देखिए वो बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी इत्यादि को क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। ये आप अपने घरों में देखे होंगे कि 6 माह जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बाल पकड़ता है, नोच के ही क्या होता है, खुश होता है। ये किसने बताया था, आपके हरलाज ने। ठीक है बेटा, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब 9 माह का बच्चा होता है तो 9वें माह में शिशु दूसरे के शब्दों, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने का क्या करने लगता है, प्रयास करने लगता है। और आप देखे होंगे 9वें महीने में आपका जैसा एक्सप्रेशन होता है उसी तरह की तरह थोड़ा थोड़ा वो क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। ठीक है, जब वो बच्चा 1 वर्ष का आयु का हो जाता है तो वो शिशु क्या घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है, अर्थात घुल मिल जाता है, और किसी अनुचित काम को करने पर और बड़ों के मना करने पे वह क्या हो जाता है, मान जाता है। ठीक है, ये हमेशा ऐसा होता है कि जब जिसको पहचानता है वो उनसे बड़े हैं तो उनका भाव के आधार पे मान जाता है, लेकिन जब अपरिचित हो तो अपरिचितों के प्रति भय करता है और नापसंदगी को क्या करता है, दर्शाता है। आप देखे होंगे वैसे बच्चे क्या होते हैं जिनको पहचानते नहीं है उनसे क्या होते हैं, दूरी बनाते हैं, यानी उनके साथ भागते हैं। ठीक है, वहीं जब 2 वर्ष की आयु में हो जाते हैं तो शिशु घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। आप देखें वो छोटे छोटे बच्चियों को अपने माँ के साथ जब वो रोटियां बनाती, पूड़ी बनाती, उसके साथ थोड़ा थोड़ा क्या करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, और उसी प्रकार के क्रियाओं से परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, बहुत से छोटे बच्चों को, आप 2 साल के बच्चों को देखे होंगे कि माँ का पूरा अनुकरण करते हैं, और जिस आधार पे वो चीजें करते हैं उस आधार पे आप क्या करने लगते हैं, व्यवहार का प्रयोग करने लगते हैं, और वो हमेशा सक्रिय सदस्य बनने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब वो 3 वर्ष की आयु में हो जाते हैं तो पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। ठीक है, जैसे खिलौने के आदान प्रदान करना, विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा दूसरा व अन्य बालकों से संपर्क बनाना और उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। ठीक है, और उनमें क्षणिक संवेग भी होता है। देखते हैं कुछ साथ साथ खेलते किसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको लेकर आधार आपस में संबंध खराब कर लेते हैं, और बच्चे 2 मिनट नहीं या 5 मिनट फिर उसी बच्चे के साथ क्या करने लगते हैं, खेलने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है बेटा, क्षणिक क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है बेटा, अब वही जब 4थे वर्ष के दौरान शिशु प्राय नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहां पर वह नए नए व्यक्तियों और बालकों से क्या होता है, मिलता है। ठीक है, और उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। ठीक है, और इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को क्या करता है बेटा,
समायोजित करता है। ये सीटेट में आपका पूछा था किस एज में हरलाख के अनुसार वो अपने आप को समाज में समायोजित करता है, यानी प्राथमिक विद्यालय, तो वो क्या है, चौथा वर्ष। किस वर्ष में बेटा, चौथे वर्ष में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जब और बड़े होते हैं तो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, जब 5वें वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो देखिए नैतिकता का विकास होने लगता है। किसका विकास बेटा, नैतिकता का विकास। ठीक है, समाज के आधार पे अपनी नैतिक चीजों का क्या करता है, सीखता है, और जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा ही स्वीकृत प्रतिमानों मानकों के अनुसार अपने को बनाने का प्रयास करता है। और मैंने कहा था इसी अवस्थाओं में वो टोली बनाते हैं, अपने ही आधार पे सदस्यों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उन्हीं की बात ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे सुनते हैं। ठीक है बेटा, जब वही बच्चा छठा वर्ष में जाता है तो शिशु क्या करता है, प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। और मैंने आपको आधार बताया था कि 2 साल के बच्चा जब हो जाता है तो नर्सरी में जाता है। कहां बेटा, नर्सरी में। ठीक है, 2 क्लासेज ऐसे, जैसे फ्रॉवेल के अनुसार लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन। तो ये 2, एक ये हो गया और ये कितने साल हो गए बेटा, 4 साल। ठीक है, और ये 4 और 2 कितने हो गए, 5 साल। और मैंने कहा था 5 या 6 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो प्राथमिक विद्यालय में जाता है। ठीक है, जब वो कक्षा 1 में पढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थे आपके हरलाख के अनुसार कि बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में किस आधार पे होता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं, जिसके आधार पे आपका यूपी टेट में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखना है कि भाषा विकास किस अवस्था में कैसे कैसे होता रहता है। और जब भी भाषा विकास मैंने पूछा था तो मैंने क्या कहा था बेटा, 2 आधार देखिएगा। अगर डायरेक्ट भाषा विकास सिद्धांत पूछा होगा तो कुछ और होगा, अगर अंतःक्रिया के द्वारा होगा तो कुछ और होगा। यानी जब डायरेक्ट भाषा सिद्धांत पूछेगा तो चॉम्स्की, या क्या लिखते हैं बेटा, कॉमस्की। क्या लिखते हैं बेटा, कॉमस्की। ठीक है बेटा, लेकिन जब उसी भाषा को सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बोली जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जुड़ के सीखने की बात की जाती है, तो बेटा ये चॉम्स्की नहीं वाइगोस्की हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, वाइगोस्की हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपका यही दिक्कत पड़ता है आपका सीटेट में जब आप प्रयोग करते हो। ठीक है, कि कब सर भाषा विकास सिद्धांत का किस आधार पर लिखेंगे, कब चॉम्स्की का होगा, अब कब वाइगोस्की का होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जो भाषा विकास का चीजें दी होती हैं। हैं जिसके आधार पे आप चीजों को निकालेंगे, वो देखिए भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो भाषा विकास के आपके मैंने कहा था चॉम्स्की के आधार पे क्या लिखेंगे, तो चॉम्स्की ने सिद्धांत दिया था कि भाषा की क्षमता क्या होती है बेटा, जन्मजात होती है। ठीक
ठीक है, मैंने यही कहा कि हमेशा चौमस्की भाषा को किसके आधार पे, जन्म से ही जोड़ते हैं कि जन्म से ही बच्चा क्या सीखने लगता है, भाषा सीखने लगता है। और वाइगोस्की ने क्या कहा था कि भाषा जो होती है वो जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करेगा, समाज के ही आधार पे वो क्या होता है, भाषा को क्या करता है, सीखता है। ये किसने कहा था, वाइगोस्की। ठीक है, भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र लैड होता है। ठीक है, उन्होंने भाषा ग्रहण करने के लिए कौन सा ग्रहण यंत्र बताया था, तो उसका नाम बताया था उन्होंने लैड, यानी भाषा ग्रहण यंत्र। ठीक है, और तीसरा है दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना, यूजीसी जिसको कहा जाता है, या जनरेटिव ग्रामर होती है। उन्होंने बताया किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रामर की। ठीक है, और वाइगोस्की ने कहा था किसी भी भाषा सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, समाज का ही वो क्या करता है, अनुकरण करता है, समाज का जैसे अंतरक्रिया करता है उसी के आधार पर क्या करता है, सीखता है। ठीक है, सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। चौमस्की ने क्या बताया था, सभी बच्चे जब 1.5 से 2 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, वो बच्चा बोलने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। स्कीनर के अनुसार क्या सिद्धांत दिया गया था, स्कीनर ने क्या बताया था भाषा के विकास के बारे में। उन्होंने कहा इस सिद्धांत को भाषा का वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि स्कीनर ने व्यवहार को 2 तरह से प्रयोग किया था, एक क्रिया के आधार पे जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा मैंने कहा था कि सी हेल का पुनर्बलन सिद्धांत, क्या बेटा, पुनर्बलन सिद्धांत, जिसको आप लोग सरलीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। उसके आधार पे इन्होंने 3 चरण बताए। कितने बेटा, 3 चरण। कौन कौन, पहला अनुकरण करने की, यानी वो अपने माता पिता के द्वारा शब्दों का क्या करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, दूसरा साहचर्य, जैसा वो शब्द और वस्तु को आपस में देखते हैं उनका जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी के आधार पर उनका भाषा का निर्माण होता है। और तीसरा उन्होंने कहा था पुनर्बलन, जिसको कहा जाता है सबलीकरण, माता पिता सिर्फ सही समाचार को क्या देता है, बढ़ावा देता है, बार बार उसी व्यवहार का प्रयोग करता है जिसके आधार पे उसको क्या मिले, समाज में स्थान मिले। तो ये था आपका स्कीनर के आधार पे सिद्धांत। ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्कीनर के आधार पे सिद्धांत का कैसे दिया गया था। ठीक है बेटा, तो 3 चरण थे। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा का सापेक्षता सिद्धांत। भाषा का सापेक्षता सिद्धांत तो किसने दिया था, ली बोर्फ ने दिया था। किसने दिया था बेटा, ली बोर्फ ने दिया था, जिनका मानना था कि भाषा वस्तु के सापेक्ष में होती है। वो जिस भाषा में जिस वस्तु की तरफ देखता है वहां उसका वैसा ही नामकरण करता है, लेकिन जहां वस्तु नहीं होती है वहां 1 या 2 से अधिक कोई नाम नहीं होता है, जैसे चाउमीन। ठीक है बेटा, क्या नाम बताया उन्होंने, चाउमीन। ठीक है बेटा, अब भाषा का परिपक्वता सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, भाषा का परिपक्वता सिद्धांत किस आधार पे होता है, तो देखिए यह सिद्धांत विज्ञान की उस श्रेणी से आता है जिसका मानना है कि भाषा विकास तभी संभव है जब बालक की भाषा प्रयोग शामिल अपने अंगों के द्वारा करता है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि भाषा का निर्माण वाक्य यंत्रों के द्वारा होता है, जैसी हमारी ध्वनियां निकलती हैं वैसे ही हमारा भाषा का प्रयोग होता है। तो ये साइंटिफिक के आधार पर बताया गया था कि भाषा का परिपक्व वाक्य यंत्र आदि के द्वारा क्या हो जाता है,
परिपक्व हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये और थे सिद्धांत जो एक विज्ञान के आधार पे और एक लीबोर्फ के आधार पे क्या किया गया था, बताया गया था। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सृजनात्मक विकास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका पहलू या विकास जिसके आधार पर बालक का विकास होता है वो है सृजनात्मक या ज्ञानात्मक। किसने दिया था बेटा? जीन पियाजे ने। किसने दिया था बेटा? जीन पियाजे ने। संशोधन किसने किया था इसका बेटा? वाइगोस्की ने। किसने किया था? वाइगोस्की ने। किस आधार पे किया था? तो अभी बताया गया, सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पे। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, कोई नई वस्तु बनाना या कोई नया विचार देना ही क्या है? सृजनात्मकता है। और मैंने क्या कहा था कि बालक के अंदर विज्ञान की सबसे पहली चीज सृजनात्मक स्टार्ट होती है किसकी बेटा? जिज्ञासा की। किसकी बेटा? जिज्ञासा। वो खिलौने को इसलिए तोड़ता है कि वो जानना चाहता है कि ये सृजन कैसे हुआ है और क्यों ये ऐसा ही बना है। ठीक है, तो किसकी प्रवृत्ति होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। उसी के आधार पे आपका सृजनात्मक स्टार्ट हो जाता है। तो अब कौन कौन से परिभाषाएं किसने दी थी? जैसे क्रो एंड क्रो ने दिया था कि सृजनात्मकता मौलिकता परिणामों को क्या करता है? व्यक्त करने का एक मानसिक क्या है? क्रिया है। आपकी मौलिकता जैसे सोचते हैं उसके ही आधार पे आपके सृजनात्मक क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है बेटा, आपका सृजनात्मक का ज्ञानात्मक का जो जीन पियाजे, जो जैसा बच्चा होता है आप देखे होंगे हमेशा, मैं क्या बताता, वो क्या करता है? सृजन करता है। क्या करता है? सृजन करता है। मैंने कहा था कि बच्चा, हर कोई बच्चा क्या होता है? सृजन होता है, पर हर कोई बालक विशिष्ट नहीं हो सकता है। वो अपने आयाम के आधार पे हमेशा क्या करते हैं? अपनी सोच के आधार पर सृजन करते हैं। और मैंने चीजें बताई थी बेटा कि कभी भी देखो बच्चे का खाली स्लेट की तरह नहीं माना जाता है। आप उसको एक पेंसिल जहां दे देंगे, पूरे दीवार पे घर पे ही वो अपनी सृजनात्मकता आपको दिखा देंगे। वो जैसे समाज को देखते हैं उसी के आधार पर वो चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वही क्या होता है बेटा? सृजनात्मकता होती है। ठीक है, तो जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा था एक सृजनशील के लिए कि सृजनशीलता वह मानवीय योग्यता है जिससे नवीन रचना या नवीन विचार क्या होता है? जन्म होता है। बच्चा क्या करता है? अलग अलग चीजों को खोजता है, उसी के आधार पे अलग अलग मॉडल बनाता है, उसी को समाज में अपना क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये किसने दिया था बेटा? जेम्स ट्रेवर ने। ठीक है, किसने दिया था? जेम्स ट्रेवर ने। रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी प्रकार के कार्यों में हो सकती है। जैसी आपकी कार्य होती है उसी के आधार पे आपका सृजन क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, सृजनात्मकता हर किसी के ऊपर अलग होती है। जैसे बहुत बच्चों का देखे होंगे, उनकी लिखावट सबसे अच्छी होती है, यानी उनके लिखने की सृजना सबसे उत्कृष्ट होती है। ठीक है बेटा, तो ये समाज का जैसे देखते हैं उसी के आधार पे अपना सृजन का निर्माण करते हैं। ये दिया गया था आपका सृजनात्मकता विकास किस बच्चे में कैसे होती है और किसने किस आधार पे परिभाषा लिखी थी। ठीक है, कोई मौलिकता परिणामों को व्यक्त करने बताए थे, कोई नवीन रचना और नवीन विचार को जन्म लेने बताए थे, और कोई बोले थे किसी भी कार्य में हो सकती है आपकी सृजनात्मकता। तो पूरा डिफिनेशन मैंने कहा था, रटने पर मैंने क्या कहा था? रोक लगाया था। आप देखिए उस सब में क्या ऐसा चीज है एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है बेटा, इसी आधार पे जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। अब देखिए डिहान और हेबिंगहस ने क्या कहा था कि सृजनशीलता वह विशेषता है जो किसी नवीन वांछित वस्तु की उत्पादन की ओर प्रवृत्त करती है, और यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। आपने देखा है हर बच्चा एक साथ क्लास में बैठते हैं, लेकिन सृजनात्मकता ही हर बच्चे एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है।
यानी विशिष्ट क्षमता ही या विशिष्ट कौशल एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है बेटा। कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा था इसके बारे में कि सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने में व्यक्त तथा सराहना करने की योग्यता की क्रिया दिया है। ठीक है, यानी सृजनात्मकता का क्या है, जिस मौलिक उत्पाद के रूप में होता है उसके मानव मस्तिष्क को समझने के लिए। देखिए आप देखे होंगे जब बच्चे घर में अलग अलग सृजनात्मक कार्य करते हैं उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, उसके मस्तिष्क को क्या करते हैं, पहचान करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पहचान करते हैं। ठीक है, उसी आधार पे आप सोच सकते हो अगर बच्चा इस आधार पे सृजन है तो भविष्य में वो क्या करेगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका नेक्स्ट आधार पे कि किसने किस आधार पर सृजनात्मकता को परिभाषित किया है, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से वे तत्व होते हैं जो सृजनात्मकता को दर्शाते या प्रकट करते हैं, जिसमें पहला है धारा प्रवाह। ठीक है, बालक जैसा प्रयोग करता है, जिस आधार पर जोड़ता है उसकी धारा जैसी होती है वैसे सृजनात्मकता क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा लचीलापन। ठीक है, अगर सृजनात्मकता में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो सृजनात्मकता का मौलिकता नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मौलिकता के आधार पे विस्तारण या व्याख्या के आधार पे क्या होता है, सृजनात्मकता के तत्व होते हैं। ठीक है बेटा, किसी चीज का व्याख्या करना या उस चीज का विस्तारण करना भी सृजनात्मक के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंटिंग थी जिसका सृजनात्मक का तत्व का आधार माना जाता है, यानी सृजनात्मक के तत्व माने जाते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सृजनात्मक के कौन कौन से चरण होते हैं, यानी सृजनात्मकता किसके आधार पे कैसे कैसे चलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक थे ग्राहम वाल्स। कौन थे, ग्राहम वाल्स। उन्होंने सृजनात्मकता के कितने चरण दिए, 4 चरण दिए। कितने दिए बेटा, 4 चरण दिए। कौन कौन चरण थे, आयोजन या तैयारी, यानी उस सृजन के लिए क्या करना, तैयारी करना, फिर उसका उद्भवन या सुप्तावस्था करना, यानी स्टार्ट कहां से होगा। ठीक है बेटा, फिर उद्भाषण या प्रकाशन। ठीक है, प्रकाशन करना, फिर सत्यापन और मूल्यांकन करना। जैसे मैंने चीजों आपको बनाई थी कि सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन। उसी तरह ग्राहम वाल्स ने बोला था कि सबसे पहले सृजनात्मक के लिए आयोजन की जाती है, फिर उद्भवन की जाती है, फिर प्रकाशित की जाती है और लास्ट में सत्यापन या मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये किसके आधार पे था, तो ये बेटा आपका ग्राहम वाल्स के आधार पे चरण दिए गए थे। कितने, 4 चरण। ठीक है बेटा, इसका आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सृजनात्मकता के कौन कौन से स्तर होते हैं, सृजनात्मकता के कौन कौन से स्तर हैं, तो 5 स्तर दिए गए थे। ठीक है, किसने दिया था, टेलर महोदय ने। टेलर महोदय ने सृजनात्मकता को कितने स्तर में बांटा था, 5 स्तर में। कितने स्तर में, 5 स्तर में। कि पहला स्तर था किसी भी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने के रूप में, यानी अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता। दूसरा, उसका उत्पादक कहाँ के आधार पर होगा, यानी उत्पादक सृजनात्मकता। तीसरा, अन्वेषण के आधार पर अन्वेषणता सृजनात्मकता। फिर नए विचार के नवाचारी सृजनात्मकता और फिर उसका उद्भावनात्मक के आधार पर उत्पादात्मक सृजनात्मकता। ये चरण है, पहले अभिव्यक्त करते, फिर उत्पादक के रूप में, फिर उसका अन्वेषण करते हैं, फिर नए विचार या नवाचारी, फिर उसका क्या हो जाता है, उद्भव हो जाता है। तो ये आपके 5 चरण दिए गए हैं, किसके आधार पे, तो टेलर महोदय के आधार पे आपके ये 5 चरण दिए गए थे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट। सृजनात्मकता के कौन कौन से सिद्धांत थे। ठीक है, तो सृजनात्मकता का पहला सूझबूझ के आधार पे, यानी गेस्टवाल्दियों के आधार पे, कोहलर के आधार पे पहला था सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों ने इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता क्या होनी थी, अचानक हो जाती है।
यही कोहलर ने बोला था कि कोई भी सूझबूझ कैसा होती है, अचानक होती है। इसी वजह से कोहलर का यह सिद्धांत फेल हो जाएगा। क्यों हो गया था फेल? क्योंकि कोई भी सूझबूझ अगर पूर्व ज्ञान न हो तो वो अचानक नहीं आ सकती है। आप कोई भी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पे ही करते हैं, नहीं कि वो अचानक होती है। ठीक है बेटा। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के द्वारा क्या दिया गया था कि इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों में दाया गोलार्ध प्रबल होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में बाया गोलार्ध प्रबल होता है। इस सिद्धांत में दिया गया था कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, अगर दाया क्या होता है? प्रबल होता है, जिसके अंदर क्या होता है? सृजनात्मकता होती है। लेकिन जो तार्किक व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है? बाया गोलार्ध। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कौन कौन से सृजनात्मकता के आधार पर जो पढ़े हैं उनके कौन कौन से प्रमुख तथ्य या गुण हैं, वो आपको आज इस पिंटू में पढ़ाया जाएगा, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर। ठीक है। तो जो टॉरेंस थे, टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कितने गुण बताए हैं बेटा? 84 गुण। कितने? 84 गुण। किसने बताया था? टॉरेंस ने। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कितने गुण बताए थे? 84 गुण बताए थे। और सृजनात्मकता जो होती है वो किस बताते? ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन है? आर्सबर्न है। कौन है बेटा? आर्सबर्न, जिन्होंने सृजनात्मक के ब्रेन स्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन विधि का क्या किया था? खोज किया था। वो कौन थे? ओसबर्न थे। कौन थे बेटा? ओसबर्न। ठीक है। और गिलफोर्ड महोदय और टॉरेंस ने सृजनात्मकता के कितने परीक्षण बताए थे? तो 4 परीक्षण बताए थे। गिलफोर्ड और टॉरेंस ने सृजनात्मक के कितने बताए हैं? 4 प्रशिक्षण बताए हैं। कौन कौन से थे? पहला, टीन के डिब्बों से परीक्षण। किसके आधार पे? टीन के डिब्बे, टीन के जो डिब्बा होता है उसके आधार पे किसका, किस सृजन का, यानी कैसे समितियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, उत्पाद सुधारक परीक्षण के द्वारा। दूसरा क्या था? उत्पाद सुधार परीक्षण। तीसरा, वृत्त परीक्षण। और चौथा क्या था? चित्त निर्माण परीक्षण। ठीक है। ये किसने दिया था बेटा? तो ये गिलफोर्ड और टॉरेंस ने 4 परीक्षण दिया था। किसका? सृजनात्मकता परीक्षण का। वो क्या था? पहला, टीन के डिब्बों से परीक्षण, उत्पाद सुधार परीक्षण, वृत्त परीक्षण और चित्त निर्माण परीक्षण। ठीक है बेटा। तो ये थे प्रमुख बिंदु। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा भारत के बीके पासी और वाकर मेहदी ने सृजनात्मक परीक्षण के क्रमशः 6 और 4 परीक्षण आते हैं। ठीक है। बीके पासी के कितने परीक्षण आते हैं? 6 सृजनात्मक के। और वाकर मेहदी के कितने आते हैं बेटा? 4 परीक्षण। ठीक है। आपके एग्जाम बस इतना ही पूछता है कि बीके पासी के अनुसार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और वाकर मेहदी के साथ सृजनात्मक परीक्षण कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। और आपको उस दिन मैंने बताया था कि मनोविज्ञान का इतिहास कौन किस आधार पे कैसे बढ़ता है और मनोविज्ञान स्टार्ट कैसे हुआ। मैंने कहा था कि मनोविज्ञान किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है बेटा? साइकोलॉजी से। किससे लिया गया है बेटा? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द से लिया गया। ठीक है। जिसका साइकोलॉजिया शब्द से आया था। कहां से आया था? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी कहां से आई थी? साइकोलॉजिया के आधार पे। किसने दिया था? रुडोल्फ गोएल्कर। किसने दिया था? रुडोल्फ गोएल्कर ने। ठीक है बेटा।
रुडोल्फ गोल्फर जो थे वो मनोविज्ञान का चीजें क्या दिए थे, साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजिया शब्द के द्वारा क्या बना था, साइकोलॉजी शब्द। मैंने बताया था साइकी और लोगस शब्द से बना है। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब क्या होता है, एजुकेशन या साइंस, यानी आत्मविज्ञान। ठीक है बेटा, तो यहां से आपके टॉपिक नेक्स्ट टाइम चलेगी इसका इतिहास और बाकी सारे आयाम या चैप्टर, जिसके आधार पे उस पार्ट को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो आप नोट्स कर लीजिए, यहीं से आपका आगे नेक्स्ट टाइम क्या क्या चलेगा, टॉपिक चलेगी, जिसके आधार पे वो सारा मैराथन कराया जाएगा, जो कम समय में आपको अच्छे तरीके से क्या हो सके बेटा, तैयार हो सके, ताकि सीडीपी में आप 30 में 30 ला सकें। पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी थी, अब थीसिस सारा हम आपका कंप्लीट कराएंगे, यहीं से आपका नेक्स्ट मैराथन स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, कमेंट में लिखिएगा वो कौन सा टॉपिक का ऐसा प्रॉब्लम था जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो पेडागोजी के आधार पे, तो भी बताई जाएगी, और थीसिस में ये सारी चीजें तो आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है बेटा, इसी बात के साथ हम अपने विराम देते हैं। जय हिंद।